आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। क्या आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसीज के चांस बढ़ते हैं और अगर बढ़ते हैं तो वो क्यों बढ़ते हैं और ट्विन प्रेगनेंसी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं? किन पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। तो ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो आईवीएफ में चांसेस बढ़ सकते हैं अगर हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एक बार में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। नॉर्मल या नेचुरल जब प्रेगनेंसी आता है तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस 1 to 6% रहते हैं। अगर हम लोग आईवीएफ में मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये चांसेस 25% तक बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये चांसेस क्यों बढ़ते हैं। अगर हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो हमारे एम्ब्रियोज के ऊपर और यूट्रस के ऊपर यानी कि गर्भाशय के ऊपर निर्भर करता है। एम्ब्रियो क्वालिटी अगर अच्छा है तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पे भी, और अगर यूट्रस का लाइनिंग अच्छा है तो चांसेस जो है वो 50 to 60% तक रह सकते हैं। वही चांसेस अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम 2 एम्ब्रियोज एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम सिंगल एम्ब्रियो डालेंगे तो जितने चांसेस है उससे अगर हम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं तो चांसेस सक्सेस के 10% से बढ़ जाते हैं। तो ये रीजन हो सकता है कि काफी बार पेशेंट्स चाहते हैं कि हम एट ए टाइम 2 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर करें। तो अगर हम 2 एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ट्रांसफर करते हैं तो 10% से चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो भी पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं उनमें 60% पेशेंट्स को या 70% पेशेंट्स को सिंगल प्रेगनेंसी आता है। जिनको पॉजिटिव रिजल्ट आया उसमें से हो सकता है 30 to 40% पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसी आ सकता है। तो जब हम 2 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं तो उसमें भी चांसेस अगर 60% है तो जिनको पॉजिटिव आया उसमें से 40% पेशेंट्स को ट्विन प्रेगनेंसी का चांस रहता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम सिंगल एम्ब्रियो आईवीएफ में ट्रांसफर करें तो क्या ये ट्विन में हो सकता है क्या प्रेगनेंसी? तो अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं आईवीएफ में तो ज्यादा चांसेस है कि वो सिंगल प्रेगनेंसी ही आए, लेकिन कभी कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद ये एम्ब्रियो डिवाइड होके, जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग, इस वजह से आईवीएफ में भी अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो थोड़ा सा रिस्क रह सकता है कि ट्विन प्रेगनेंसी का चांसेस हो। तो अब ये हम देखेंगे कि ट्विन्स में क्या क्या रिस्क रह सकते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी जो है उसमें जो रिस्क रहते हैं वो हम ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क रहेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क रहेंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क रहेंगे। तो कौन से टाइप का ट्विन प्रेगनेंसी है उसके ऊपर भी ये रिस्क डिपेंड करते हैं। अगर ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स, मतलब 2 अलग अलग एम्ब्रियो से होने वाले ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनसे, जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग यानी कि एक ही एम्ब्रियो डिवाइड होके 2 में अगर प्रेगनेंसी आ गई तो उसमें जो रिस्क रहती है वो ज्यादा रह सकती है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में रिस्क क्या रह सकती है? ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या कभी कभी एक ही सैक में दोनों बेबीज हैं तो उसके हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स। उनमें भी रिस्क ज्यादा रहती है कॉम्प्लिकेशंस की, जैसे कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या फिर कॉर्ड एंटेंगलमेंट की, या फिर डिलीवरी के टाइम पे एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी में रुकावट आने की। ये सारे रिस्क मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में ज्यादा रहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है उनमें और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, उनमें दोनों में जो कॉमन रिस्क रहते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग कि थोड़ा बहुत कभी कभी ब्लीडिंग आ जाता है, या फिर कभी कभी मिसकैरेज का रिस्क रहता है कि अगर दोनों में से एक का हार्ट बीट रुक गया तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। तो कभी कभी ये अगर बच्चा बड़ा होने के बाद हो गया तो उसका जो प्रोसेस होता है, यूट्रस कभी कभी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसमें जो नॉर्मल ट्विन है उसको भी कभी कभी नुकसान हो सकता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिस्क हो गए ट्विन प्रेगनेंसी के, चाहे मोनोजाइगोटिक हो या डाइजाइगोटिक हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क रहते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्क रह सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर या प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहते हैं, शुगर बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आने से बच्चे के ग्रोथ पे भी असर हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आ गया
तो जिसे हम कहते हैं IUGR, यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसमें बच्चे का ग्रोथ कम होकर के वजन कम हो सकता है और बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जाता है उसमें भी काफी बार प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे में कभी कभी हमें बच्चा कम वजन का है तो भी जल्दी डिलीवरी के लिए सोचना पड़ सकता है। तो ये IUGR जो होता है, इसके वजह से जल्दी डिलीवरी होना, प्री टर्म डिलीवरी होकर के बेबी को NICU का जरूरत लगना एडमिशन का, या फिर NICU के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है कि कभी वेंटिलेटर का सपोर्ट बेबी को अगर लग गया, वजन कम होने की वजह से फीडिंग में प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभी इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ती है। तो ये सारे प्री टर्म डिलीवरी के रिलेटेड जो रिस्क है ये हो सकते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बच्चेदानी का मुंह अगर दो बच्चों का प्रेशर नहीं ले पा रहा है तो हम काफी बार देखते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मिसकैरेज हो सकता है, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल करके मिसकैरेज हो गया। तो ये रिस्क सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहती है ट्विन प्रेगनेंसी में। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या रिस्क रहेगी, रिस्क यही सेम रहेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें शुगर बढ़ने से बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट होना, बच्चे के आसपास का जो पानी होता है उसका भी कभी कभी पॉलीहाइड्रोअमनियोस हम कहते हैं, मतलब मात्रा से अधिक पानी हो जाना, उसके वजह से बच्चे का वजन के ऊपर असर होना या जल्दी डिलीवरी होना, और बेबी को NICU एडमिशन और उसके रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारे रिस्क थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकते हैं। प्री टर्म डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, मतलब 37 वीक्स के पहले जो डिलीवरी होता है उसका रिस्क भी मोनोजाइगोटिक ट्विन हो या डाइजाइगोटिक बढ़कर रहता है। 60 to 70% केसेस ऑफ ट्विन्स एंड अप विद प्री टर्म डिलीवरी। लेकिन जिनका भी प्री टर्म डिलीवरी होता है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आए। कौन से वीक में डिलीवरी हो रहा है, बच्चे का वजन क्या है, NICU का सेटअप कैसे है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि फाइनल बेबीज का आउटकम क्या होगा। तो जिनको भी ट्विन प्रेगनेंसी है उन्हें हमेशा ये याद रखना है कि आपको डॉक्टर की सलाह से जो भी मेडिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम लेने हैं। आपको अगर सर्वाइकल सर्कलाज का सलाह दिया है तो आपको वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो स्टिच रहता है वो भी लगाना जरूरी पड़ सकता है। काफी बार हमें ध्यान देना होता है कि इन्फेक्शंस यानी कि वजाइनल इन्फेक्शंस या यूरिन इन्फेक्शंस नहीं आ रहे हैं। काफी बार ट्विन्स में ये रीजंस भी हो सकते हैं इन्फेक्शंस आने की वजह से जल्दी डिलीवरी हो गया। और आपको आपके जो टेस्ट बताए जा रहे हैं डायबिटीज रूल आउट करने के लिए, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट आपको रेगुलर रखना है। अगर आपको स्वेलिंग आ रहा है बॉडी में, पैर में, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। यूरिन में हम लोग प्रोटीन्स देखते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं, ये भी टेस्ट काफी फ्रिक्वेंटली करके अच्छे तरह से मॉनिटरिंग रखना जरूरी है। और आपको एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जहां पे अगर बाय चांस डिलीवरी जल्दी हो गया तो इन सारी चीजों का ध्यान उसी हॉस्पिटल में रखा जा सकता है। ऐसे जगह पे डिलीवरी प्लान करना चाहिए अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको NICU जहां पर है, वेंटिलेटर्स बेबी के लिए जहां पर है, जहां पे ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है, जहां पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेटिशियन 24 आवर्स अवेलेबल है, जहां पे फिजिशियन जो कि ब्लड प्रेशर या शुगर के लिए ट्रीट करते हैं वो भी अवेलेबल है। ऐसे हॉस्पिटल के लिए आपको सिलेक्ट करके वहां पे आपका डिलीवरी प्लान करना चाहिए। तो ये था ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। धन्यवाद।